विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय सेकंड सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस अध्याय का हम एक टॉपिक है जिसका नाम है खाद्य परिरक्षण। उसके बारे में चर्चा करेंगे। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? खाद्य मीन्स खाने का पदार्थ, खाने वाले पदार्थ को खाद्य पदार्थ कहेंगे। परिरक्षण उनको लंबे समय तक संदूषित होने से बचाना, खराब होने से बचाना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो संदूषित हो जाते हैं उससे बचाना परिरक्षण कहलाता है। अर्थात खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संदूषित होने से या खराब होने से बचाना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब होने से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। इस खाद्य परिरक्षण की अनेक विधियां हैं। इसमें हम पहली विधि रासायनिक उपाय से हम किस प्रकार से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को कैसे संदूषित होने से बचा सकते हैं, और जिन पदार्थों का उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है उनको हम परिरक्षक पदार्थ कहते हैं। रासायनिक उपाय किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थ का संदूषित होने से बचाव कर सकते हैं रासायनिक पदार्थों के उपयोग से? सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन पदार्थों का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं, संदूषित होने से बचा सकते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग करके हम जैम, स्क्वैश तथा अन्य जो खाद्य पदार्थ है, अचार आदि, इनमें भी इनका उपयोग करके हम इन पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं, खाद्य परिरक्षण इनका कर सकते हैं। दूसरा, नमक द्वारा किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं? नमक का प्रयोग करके भी हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, परीक्षित करके उनका रख सकते हैं और लंबे समय तक उनका उपयोग हम कर सकते हैं तथा वे संदूषित भी नहीं होते, क्योंकि नमक खाद्य पदार्थों के अंदर की नमी को सोख लेता है तथा जो सूक्ष्म जीव जो खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं उनको किल कर देता है, उनको मार देता है। इस प्रकार से नमक, मछली, मछली के ऊपर सूखा नमक लगा के रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक अच्छी रहे, खराब ना हो, संदूषित ना हो और लंबे समय तक वो सूक्ष्म जीवों के खराब होने से बचाव कर सके हम, तो नमक का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। चीनी का जो घोल होता है, चीनी के द्वारा हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण या परिरक्षण कैसे कर सकते हैं? चीनी के द्वारा हम आंवला का मुरब्बा बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, आंवला का मुरब्बा, जैम, स्क्वैश, जेली आदि पदार्थों में चीनी का उपयोग करके इनको हम लंबे समय तक उपयोग के लिए परिरक्षित कर सकते हैं तथा इनको संदूषित होने से हम बचा सकते हैं और काफी लंबे समय तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तेल एवं सिरका द्वारा भी हम विभिन्न प्रकार के जो अचार हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको हम तेल एवं सिरका के अंदर रख करके भी उनको परिरक्षित कर सकते हैं, उनका परिरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि तेल एवं सिरका है वो सूक्ष्म जीवों को किल कर देते हैं, मार देते हैं तथा जो खाद्य पदार्थ है हमारे वो लंबे समय तक परिरक्षित रहते हैं। उनका परिरक्षण लंबे समय तक हम तेल और सिरका का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा भंडारण एवं पैकेजिंग, खाद्य पदार्थों को विशेष थैलियों में रख करके, जो वायु रहित थैलियों के अंदर रख करके तथा उनमें कुछ विशेष प्रकार की गैसों का इस्तेमाल करके हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। एक अन्य विधि के द्वारा भी हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं, गर्म तथा ठंडा। इस विधि को पाश्चरीकरण विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ को लगभग 70 डिग्री तापमान पर
15 से 20 सेकंड तक गर्म किया जाता है, उसको फिर एकाएक उसे ठंडा कर लिया जाता है तथा उसकी पैकिंग कर ली जाती है, जिसके कारण वो लंबे समय तक उसका हम परिरक्षण कर सकते हैं। उस खाद्य पदार्थ का दूध को इसी प्रकार से पाश्चुरीकरण विधि द्वारा ही परिरक्षण किया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में नाइट्रोजन शीतलीकरण तथा नाइट्रोजन चक्र के विषय में भी है। नाइट्रोजन शीतलीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। जो सबसे वायुमंडल का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भाग है वो नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन प्रोटीन का भी एक प्रमुख भाग होता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और एवं फास्फोरस, ये 6 तत्व होते हैं, जिसमें प्रमुख तत्व नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन्स का एक प्रमुख तत्व होता है और ये प्रोटीन्स सभी जीव जंतुओं के लिए उसके शरीर की संरचना के लिए आवश्यक है। तो ये नाइट्रोजन को हम वायुमंडल से सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, वायुमंडल से गैसीय रूप में हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, कोई भी जीव इसको गैस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए ये किसी न किसी खाद्य पदार्थ के रूप में कोई भी जीव इसे ग्रहण करता है, खनिज तथा खाद्य पदार्थ के रूप में इस नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। और ये नाइट्रोजन शीतलीकरण के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित, ये नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है भूमि के अंदर, और वे नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में पौधा ग्रहण करता है तथा पौधे के अंदर उसके फल तथा बीज के अंदर आने के बाद में कोई भी जीव इसको ग्रहण करता है। तो ये नाइट्रोजन शीतलीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का भूमि के अंदर शिथिल होना, नाइट्रोजन का भूमि के अंदर नाइट्रेट या नाइट्राइट यौगिकों में परिवर्तित होना नाइट्रोजन शीतलीकरण कहलाता है। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर 78% मात्रा में पाई जाती है, 78% भाग है वायुमंडल का। ये एक शिथिल, ये गैस एक प्रकार से शिथिल होती है, कम या ज्यादा नहीं होती। इसका क्या कारण है? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा ये गैस 78% मात्रा में बनी रहती है। किस प्रकार से? वायुमंडल की नाइट्रोजन 78% है और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन किस प्रकार से भूमि के अंदर शिथिल अवस्था में होकर नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में किस प्रकार से होती है, आप आइए इसका अध्ययन करते हैं। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन शीतलीकरण, जब बादल होते हैं, तड़ित बिजली चमकती है, तड़ित चमकती है, तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का शीतलीकरण हो जाता है। वे नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, भूमि के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन का शीतलीकरण हो जाता है। दूसरा, और वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिकों के अंदर आ जाती है। दूसरा विधि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा शीतलीकरण। वायुमंडल की नाइट्रोजन का कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल भी उसका शीतलीकरण कर देते हैं। भूमि के अंदर जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, उन गांठों के अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जिनका नाम राइजोबियम है। वो राइजोबियम्स भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन शिथिल होकर भूमि के अंदर आ जाती है, भूमि की नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसे नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार से नीले हरे शैवाल जो है, साइनोबैक्टीरिया, वो भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसका शीतलीकरण कर देते हैं और वो मिट्टी के अंदर वो जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। और वो मिट्टी के अंदर से आ जाती है। ये मिट्टी के अंदर आने के बाद जब हम मिट्टी के ऊपर फसल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, तो वे नाइट्रोजन के यौगिक पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और वो नाइट्रोजन पौधों के अंदर आ जाती है। उन पौधों को जब जंतु खाते हैं, कोई भी जंतु खाता है, तो वो नाइट्रोजन के यौगिक प्रोटीन के रूप में जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और जंतुओं के शरीर में पहुंचने के बाद जब जंतु उत्सर्जन करते हैं या जंतुओं की मृत्यु होती है, तो वो नाइट्रोजन उनके शरीर से वायुमंडल के अंदर से निर्मुक्त हो जाती है, वायुमंडल का एक भाग बन जाती है, भूमि का एक भाग बन जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो चक्र चलता रहता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक है वो
कुछ जीवाणुओं के द्वारा, उन नाइट्रोजन यौगिकों का कुछ जीवाणुओं के द्वारा गैस में परिवर्तन हो जाता है और वो गैस वायुमंडल का एक भाग बन जाती है। इस प्रकार से वायुमंडल की नाइट्रोजन शिथिल अर्थात 78% रहती है। ये इस प्रकार से नाइट्रोजन का चक्र था।